पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्लान लीडर कंपटीशन जो था वो शुरू हो चुका था। शेंगजियान के फादर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखा रहे थे, लेकिन डिमोनिक टेक्निक का यूज करते हुए उनको बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया गया था, जिस वजह से शेंगजियान जो होता है वो बिल्कुल बौखला जाता है। तो इस वजह से अपने फादर के बिहाफ पर वो फाइट करने जाता है एल्डर से, ताकि उसको हराकर सबक सिखा सके जो उसने उसके फादर के साथ किया। दोनों का बैटल जो था वो बहुत भयंकर होता है। शेंगजियान थोड़ी फाइट तो कर रहा था, लेकिन एल्डर ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो इस वजह से एल्डर उसको बहुत बुरी तरह से कर देता है। और जब यहाँ पर उसकी जान जाने वाली थी तो मियाओ से ये देखा नहीं जाता, उसने अपने आप को पूरी तरह से मर्ज कर लिया था शेंगजियान के साथ, जिस वजह से शेंगजियान काफी कमाल का बन जाता है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जितने भी लोग ये बैटल देखने के लिए आए थे वो लोग हैरान रह जाते कि शेंगजियान को क्या हो गया। शेंगजियान के अंदर से तो ऐसी फायर बाहर निकल रही है, इसका लुक तो देखो कितना भयंकर नजर आ रहा है। एल्डर भी एक पल को देखकर हैरान रह चुका था कि इसको हुआ क्या, अभी तो नॉर्मल था, अभी ये इतना डेंजर कैसे हो गया, आखिर किया क्या इसने। शेंगजियान यहाँ पर रुकने वाला नहीं था, उसके अंदर से ऐसी पावर बाहर निकल रही थी जिसके सामने एल्डर की जो आइस डोमेन की पावर थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। एक भी अटैक एल्डर का यहाँ पर टिक ही नहीं पाया था और बस एक पल के अंदर शेंगजियान ने उसके सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। धीरे धीरे करते हुए शेंगजियान जो था वो एल्डर की तरफ बढ़ रहा था, मानो कि एल्डर को उसकी मौत उसके सामने नजर आ रही हो। बहुत ही कमाल का सीन होता है। जियान जो थी वो ये देखकर बिल्कुल खुश हो जाती है कि शेंगजियान ये तुमने कमाल कर दिया, तुम कितने ज्यादा कमाल के दिख रहे हो। एल्डर तो बस यहाँ पर ये कह रहा था कि मुझे किसी भी हालत में आज इसको मारना होगा, अगर आज ये बच गया ना तो ये बहुत बुरा हाल करेगा मेरा और बाकी सारे लोगों का। वो तुरंत वहां पर अपने आइस अटैक को यूज करते हुए शेंगजियान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। उसने वापस से अपने आइस डोमेन की पावर को एक्टिवेट किया, जो कि शेंगजियान के फायर पावर से जाकर टकरा रही होती है। आइस और फायर का एक बहुत ही खतरनाक मेल हो रहा था, जहाँ पर वो कितना भी कोशिश क्यों न कर ले शेंगजियान के करीब तक के उसके एक भी अटैक आ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि शेंगजियान के पास जो फायर की पावर थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इस वजह से छोटा मोटा आइस का अटैक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो एल्डर जितना हो सकता था उतने अटैक का यूज करता है। आइस की मदद से उसने एक बहुत ही जायंट स्वॉर्ड को भी समन कर लिया था और उसकी मदद से वो शेंगजियान को मारने की कोशिश करता है, लेकिन शेंगजियान को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो बिंदास धीरे धीरे करते हुए एल्डर की तरफ बढ़ रहा था, मानो कि यहाँ पर दुनिया की कोई ताकत उसको आज नहीं रोक पाएगी। वो जायंट स्वॉर्ड सीधा का सीधा एल्डर शेंगजियान के ऊपर आकर गिरा देता है, लेकिन गिरने से पहले ही शेंगजियान का जो ऑरा था उस ऑरा ने ही जायंट स्वॉर्ड के चीथड़े उड़ाकर रख दिए थे। टुकड़े टुकड़े हो जाती है वो जायंट स्वॉर्ड और शेंगजियान का एक बाल तक बांका नहीं हुआ। तो वो एटीट्यूड के साथ अभी भी आगे ही बढ़ रहा होता है। एल्डर को यकीन नहीं होता कि अब मैं कौन सी टेक्निक का यूज करूं जिसकी मदद से मैं इसको रोक पाऊंगा। वो अपने हर अटैक का यूज करता है, जितनी उसके पास टेक्निक थी उसने सबको एक ही बार के अंदर समन कर लिया था। वो टॉर्नेडो क्रिएट करता है और टॉर्नेडो की मदद से वो शेंगजियान को रोक रहा था, लेकिन इससे भी शेंगजियान को कुछ नहीं होता। वो अभी तक के बढ़ते हुए काफी करीब आ चुका था एल्डर के, बस कुछ ही कदम बाकी थे, उसके बाद तो वो एल्डर की जान ही ले लेगा। जितने भी टॉर्नेडो आए थे, बस जैसे ही शेंगजियान अपना हाथ हल्का सा आगे क्या करता है, इस सारे के सारे टॉर्नेडो जो थे वो अब आइस के बजाय फायर के बन चुके थे और फायर के बनने के बाद वो उसे एल्डर के ऊपर उल्टा अटैक करना शुरू कर देते हैं। एल्डर पागल हो गया था कि मेरी टेक्निक आइस वाली फायर में बदलकर अब मेरी ही जान लेने के पीछे पड़ चुकी है। वो तुरंत ही अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं होता और शेंगजियान ने उसको वहां पर पकड़कर उसी फायर के भवंडर के अंदर घुसेड़ दिया था। वो तड़प तड़प कर चिल्लाना शुरू कर देता है और इसके बाद तो शेंगजियान उसका गला दबाते हुए उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा था। वो इतना डेंजर तरीके से उसको देखता है कि मानो यहाँ पर एल्डर की रूह कांप गई हो। एक ही ऐसा पंच उसको देकर मारा था शेंगजियान ने कि एल्डर के दांत वगैरह सब टूट जाते हैं। वो पूरी की पूरी भड़ास उतार देता है एल्डर के ऊपर। उसको अभी तो मरने नहीं दे रहा था, बल्कि उसको तड़पाना चाह रहा था। इतना मारता है, इतना मारता है वो एल्डर को कि एल्डर अधमरा हो चुका था। शेंगजियान कहता है कि यही तेरी कीमत है जो तूने मेरे फादर के साथ किया है ना, उसकी भरपाई की। मैं तेरी जिंदगी को ना मौत से भी बुरा बना दूंगा। मेरे फादर के ऊपर जो भी आंख उठाकर देखता है ना, उसका यही हाल होता है। मैं इसके लिए एक मिसाल बनाऊंगा ताकि आइंदा कोई भी मेरे फादर के ऊपर आंख उठाकर ना देख सके। वो इतना धोबी जैसा मारता है एल्डर को कि एल्डर समझो कि यहाँ पर बस आखिरी सांसें गिन रहा। वो खून की उल्टियां करते करते नहीं थक रहा था, लेकिन फिर भी शेंगजियान उसको मारता नहीं जब तक कि उसका मन नहीं भरेगा मार मार कर एल्डर को, वरना मर जाएगा एल्डर तो एक ही बार के अंदर तकलीफ खत्म हो जाएगी ना। तो वो तकलीफ नहीं खत्म कर रहा था, उसको तड़पा रहा था। वो एक फायर का पूरा भवंडर क्रिएट करता है, जिस वजह से तो आसमान का भी रंग बदल गया था। ऐसा लग रहा था क्योंकि ट्रिब्यूलेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है शेंगजियान। किसी को समझ तो नहीं आता कि आखिर यहाँ पर ये कर क्या है, लेकिन जो भी वो कर रहा है ना बहुत ज्यादा डेंजरस होगा। और तब देखते ही देखते जमीन को फाड़ कर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिनिक्स बर्ड बाहर निकल कर आती है, जो कि पूरी तरह से फायर से बनी हुई थी। वो इतनी डेंजरस, इतनी ब्रूटल नजर आ रही थी, जिसको देख कर ही लोग अपने पहले ही हार मान ले। इतनी जायंट और इतनी डेंजरस होती है वो। सारे लोग ये नजारा देखकर बिल्कुल पागल हो चुके थे कि शेंगजियान को हुआ क्या, अचानक में शेंगजियान इतना ज्यादा कमाल का कैसे हो गया। इसके बाद शेंगजियान वापस से उस एल्डर को धोना शुरू कर देता है, एक से बढ़कर एक उसके ऊपर अटैक करता है और अटैक करने के बाद वो उसको थोड़ा मारता, फिर उसके बाद ठीक करता, फिर उसके बाद फिर से उसको मारता। इसके बाद शेंगजियान अपने पूरे के पूरे फिनिक्स बर्ड को भेज देता है उसी एल्डर की तरफ, जो इतना ब्रूटल अटैक देकर मारती है कि एल्डर वहां से लग रहा था कि गायब ही हो गया। वो बैटर आईना के अंदर ही जाकर धस जाता है और धसने की वजह से भी जमीन में बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था, मानो कि वहीं पर
पर कबर खोद दी शेंग जियान ने उस एल्डर की। इतनी ब्रूटल मौत उसने मारा था जिसके बारे में कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कोई किसी को इतना बुरी तरीके से मार सका है। जब वो जमीन टूटी थी तो उसके पत्थर के टुकड़े आसपास गिरने लग जाते हैं। तो जियान बीच में आने के बाद उन सभी टुकड़ों को रोकती है ताकि उससे किसी को चोट ना लग जाए। जितनी ज्यादा यहाँ पर जियान खुश थी ना उतना शायद ही कोई होगा। शेंग जियान को इस तरह से देखकर, इतना स्ट्रॉन्ग देखकर, उसको अपना बदला लेता हुआ देखकर, इसके बाद शेंग जियान जो था सब कुछ खत्म होने के बाद बैटल एरिना के पास आता है, वहाँ पर खड़ा होता है और एक सुकून भरी सांस में कहता है कि फाइनली मैं ये बैटल जीत गया। मैंने अपने दुश्मन को क्लान लीडर बनने नहीं दिया। लेकिन ये कहते कहते वो वहाँ पर बेहोश होने लग गया था। अब अचानक में वो इतना स्ट्रॉन्ग तो था नहीं कि इतनी ज्यादा भयंकर पावर को हैंडल कर पाए। तो जितना उसने हैंडल किया था वो उसके ऊपर अब बैक फायर कर रही थी। इस वजह से वो वहीं पर बेहोश होने लग जाता है। कुछ दिनों के बाद यहाँ पर शेंग जियान को होश आ चुका था। दूसरी तरफ हम तियानहुआ को देखते हैं। वो एक लड़की को बहुत ज्यादा मार रहा होता है। वो अपना सारा का सारा गुस्सा उसी लड़की के ऊपर उतार रहा था कि अगर ये शेंग जियान अपनी पावर को एक्टिवेट नहीं किया होता, अगर वो उस एल्डर को नहीं हराया होता ना, तो उसका बाप कब का क्लान लीडर की पोजीशन से हट गया होता। अपने बाप को उस शेंग जियान ने जितवा दिया। आखिर ये चीज मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा। उसको वो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। वो कहता है कि अब मुझे एक चीज समझ आ चुकी है कि अगर अब मुझे यहाँ पर शेंग फैमिली को पूरी तरह से मिटाना है ना, तो सबसे मेन टारगेट है शेंग जियान। जब तक वो रास्ते में खड़ा है ना, हम उसकी फैमिली के ऊपर आंख उठाकर भी नहीं देख पाएंगे। तो पहले किसी भी तरह से शेंग जियान को ही रास्ते से हटाना पड़ेगा। जहाँ तक कि मुझे पता चला है कि कल एक एम्प्रेस है जो कि हेवनली एम्पायर की है, वो साउथर्न मार्शल से मिलने के लिए जा रही है। तो जियान का जो फादर है वो भी उसको लेकर वहीं पे जा रहा था। इस वजह से तियानहुआ कहने लग जाता है जियान के फादर से कि देखो, तुम सबसे पहले ये अनाउंस कर दो हर जगह पर कि मेरी और जियान की शादी होने वाली है। मैं शेंग जियान को तोड़ कर रखना चाहता हूँ। तो जियान का फादर कहता है कि देखिए सीनियर तियानहुआ, मैंने अभी तक के ना जियान को बोला तो है शादी के लिए, लेकिन वो अभी तक मानी नहीं है, तो हम क्या करेंगे। तो तियानहुआ कहता है कि देखो, मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा। मैंने कहा ना कि सबको ये खबर फैला दो कि मेरी और जियान की शादी हो रही है, तो बस बात खत्म हो गई। वैसे भी शेंग जियान अभी ठीक तरह से होश में नहीं है। उसको सबक सिखाना उतना मुश्किल नहीं होगा। कुछ ही टाइम के अंदर शेंग फैमिली जो है वो पूरी तरह से मेरी मुट्ठी के अंदर आ जाएगी। मैं देखता हूँ कि अब कहाँ से ये शेंग जियान आता है मुझे रोकने के लिए। कोई मुझे नहीं रोक सकता। जिस लड़की को वहां पर रख कर वो मार रहा था, अपना गुस्सा उतार रहा था, वो उसी के साथ गंदी हरकत करना शुरू कर देता है। वो उसको इधर उधर से स्मेल करता हुआ कहता है कि वाह मजा आया, अब ऐसा ही मजा लूंगा मैं शेंग जियान को मारने के बाद। दूसरी तरफ हम शेंग जियान के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर शेंग तियान जो के शेंग जियान के फादर हैं वो बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि अभी तक के शेंग जियान को होश नहीं आया था। हालांकि वो ठीक तो हो रहा था, लेकिन अभी तक के उसको पूरी तरह से होश आया नहीं था। तो इस वजह से शेंग तियान परेशान होते हैं कि क्या हो गया शेंग जियान को, वो ठीक तो हो जाएगा ना जल्दी। तभी शेंग जियान को वहां पर होश आ जाता है। तो उसको देखकर शेंग तियान जो था वो बहुत ज्यादा खुश हो चुका था कि अरे वाह मेरे बच्चे, तुम्हें होश आ गया। तुम्हें होश में देखकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। शेंग जियान यहाँ पर अपने फादर से पूछता है कि फादर मेरा छोड़िए, आप अपना बताइए कि आपके अंदर जो पॉइजन वगैरह गया था वो अभी निकल गया है ना, आप अच्छा तो महसूस कर रहे हैं ना। तो शेंग जियान कहता है कि मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, पॉइजन निकल गया है, बस थोड़ा सा और टाइम लगेगा, उसके बाद मैं पूरी तरह से रिकवर हो जाऊंगा जैसा कि मैं पहले हुआ करता था। तभी एक लड़की वहां पर आती है और कहने लग जाती है शेंग जियान से कि मास्टर कोई आपसे बाहर मिलने के लिए आया हुआ है। तो शेंग जियान से कहने लग जाता है कि बेटा तुम यहीं पर आराम करो, मैं जरा कुछ टाइम के अंदर वापस आ जाऊंगा। तो इसके बाद शेंग जियान जो था वो अकेले कमरे में होता है। अब वहां पर बैठकर वो मस्त खाना खाने लग गया था, क्योंकि उसको बहुत भूख लगी थी। वो यूयू से कहने लग जाता है कि सीनियर यूयू, वो मियाओ कहाँ है, मैं उसको नहीं देख रहा, वो भी आपके साथ ही रहती थी ना, कहाँ चली गई वो। क्योंकि शेंग जियान को नहीं पता कि मियाओ तो उसके साथ ही जाकर मर्ज हो चुकी है उसको बचाने के लिए। तो यूयू कहती है कि मियाओ ने ना अपनी स्पेशल एनर्जी का कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया, इतना ज्यादा यूज कर लिया जितना कि उसको गलती से भी नहीं करना चाहिए था। शेंग जियान को घबराहट होने लगती है कि आप ये क्या कह रहे हो, कुछ सही तो है ना मियाओ के साथ, उसे कुछ हुआ तो नहीं। तो यूयू जो थी वो कहने लग जाती है शेंग जियान से कि शेंग जियान, तुम्हें सच में लगता है कि तुम उस एल्डर को हरा पाते बिना किसी हेल्प के, बिना किसी चीज के, क्योंकि तुम्हारी और उस एल्डर की पावर में आसमान जमीन का फर्क था। तो जरा सोच के देखो कि तुमने आखिर कैसे उस एल्डर को हराया होगा। तब जाकर शेंग जियान को समझ में आता है कि अच्छा, तो मियाओ ने मेरी हेल्प करी थी, तभी जाकर मैं उस एल्डर को हरा पाया और इतना मैं खुद को पावरफुल महसूस कर पाया था। उसको धीरे धीरे करते हुए सारी की सारी चीजें याद आने लग जाती कि किस तरह से मियाओ ने उसके शरीर के साथ अपने आप को मर्ज कर लिया था और मियाओ की ही पावर का यूज करते हुए वो उस एल्डर को हरा पाया, वरना एल्डर को हराना उसके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि यार मेरी वजह से मियाओ को कितनी ज्यादा तकलीफ हुई, वो कहाँ होगी, वो ठीक तो होगी ना। वो कहने लग जाते हैं कि मिस मियाओ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप नहीं होती ना तो मैं मर गया होता। आपने इतनी ज्यादा तकलीफें उठाकर मुझे बचाने की कोशिश की, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा। वो यूयू से कहते हैं कि मुझे प्लीज बताइए कि मियाओ कहाँ पर है, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया करना चाहता हूँ। तो यूयू कहने लग जाती है कि नहीं मिल सकते तुम मुझसे, जो उसकी बची कुछ आखिरी एनर्जी थी ना उसको उसने तुम्हारे साथ मर्ज कर दिया था, इस वजह से मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ है, क्या
उसको वापस से ठीक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता ये तो मैं भी नहीं जानती। शेंगजियान कहता है कि बस मुझे आप बताइए कि मैं किसी भी तरह से क्या मियाओ को ठीक कर सकता हूँ, चाहे ये काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं किसी भी तरह से मियाओ को ठीक करना चाहता हूँ। तो यूयू कहने लग जाती है कि तुम बस अभी ना सिर्फ एक काम कर सकते हो, तुम बस अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो। जितना तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओगे मियाओ को अच्छा लगेगा तुम्हें देखकर, क्योंकि तुम्हारे लिए तो उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, इसलिए जो उसने तुम्हारे लिए किया है ना इसको वेस्ट मत होने देना, जितना हो सकता है उतना स्ट्रॉन्ग कल्टीवेशन करो। तो ये सुनकर शेंगजियान भी कहना चाहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं पूरी जान लगा दूंगा ताकि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकूं, मैं बहुत ज्यादा खुद को पावरफुल बनाऊंगा। तो अब रात को ही शेंगजियान जो था वो निकल जाता है अपना प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए। उसके पास मियाओ की जो फायर पावर तो आई चुकी थी, तो वो उसी फायर पावर को और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा था ताकि अगली बार जब वो फायर पावर उसके ऊपर हावी होना तो वो थोड़ी देर के बाद बेहोश ना हो जाए जैसे कि इससे पहले हो गया था। उसको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, ये फायर पावर को उसको अच्छे से सीखना पड़ेगा, तभी जाकर कुछ फायदा हो सकता है। तो शेंगजियान जब यहाँ पर प्रैक्टिस करता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मैं यहाँ पर अच्छी तरह से फायर पावर को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। साथ ही साथ वो उसकी अजूर ड्रैगन जो टेक्निक थी वो उसको भी प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिस वजह से वो आराम से पहाड़ वगैरह को तोड़ पाता और पहाड़ वगैरह के बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर उनको इधर उधर फेंक पा रहा था, जो कि ये चीज दर्शाती है कि शेंगजियान यहाँ पर अच्छी प्रैक्टिस कर पा रहा है। वो अपनी पावर को भी अच्छी तरह से समझ पा रहा है और जितनी भी मियाओ की पावर उसको मिली है वो उसको अच्छे से कल्टीवेट करते हुए उसे समझ भी पा रहा है। तो ये देख कर यूयू जो थी वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि चलो कम से कम शेंगजियान को कुछ तो फायदा हुआ और वो यहाँ पर अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर पा रहा है। शेंगजियान जो था वो उसकी जो अजूर ड्रैगन टेक्निक है उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने में लगा हुआ था और जैसे वो उसको प्रैक्टिस कर रहा होता है वो जितने भी बड़े बड़े पहाड़ के टूटे हुए पत्थर है वो उनको अपनी पावर की मदद से हवा में उठा पा रहा था। अब इससे वो ये कर सकता है कि बड़े बड़े पत्थरों को बिना टच के वो उठा पाएगा और किसी की तरह भी फेंक पाएगा तो उससे उसकी हालत खराब हो जाएगी। ये करना भी अजूर ड्रैगन टेक्निक की वजह से उसको समझ आ चुका था। जैसे वो ये काम करता साथ ही साथ वो अपनी फायर पावर को भी एक्टिवेट कर लेता, तो जितने भी पत्थरों को उसने हवा में उड़ाया था उसके फायर अटैक की वजह से वो पत्थर भी बिल्कुल कांच की तरह टूट जाते हैं। अब तो यहाँ पर उसकी फायर पावर इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी कि वो जब पत्थरों को ऐसे कांच की तरह तोड़ सकता है तो इंसानों की क्या ही बात होगी, वो जैसे चाहे जब चाहे किसी भी इंसान को बिल्कुल कांच की तरह तोड़ पाएगा। लेकिन जब शेंगजियान यहाँ पर प्रैक्टिस ही कर रहा था कि तभी आसमान से बहुत सारी बिजलियां गिरने लगती हैं। इतनी ज्यादा बिजलियां गिर रही थी मानो यहाँ पर वो शेंगजियान को टेस्ट करने के लिए आई होगी कि चलो आ जाओ दिखाओ मुझे तो तुम्हारे पास कितनी पावर है। शेंगजियान भी देखकर एक पल के लिए हैरान हो चुका था कि बिजलियां कहाँ से आ रही है। वो अपनी अजूर फ्लेम टेक्निक का यूज करते हुए उसी पावर की मदद से एक कवच बना लेता है ताकि कोई भी बिजलियों का जो अटैक है वो उसको यहाँ पर आकर ना लग सके। शेंगजियान जो था वो यूयू से कहना चाहते कि मिस यूयू ये जो लाइटनिंग आ रही है ना, अगर मैं यहाँ पर इस लाइटनिंग को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर जाऊं तो मेरे पास जो अजूर ड्रैगन पावर है उसके लाइटनिंग एट्रीब्यूट को मैं एक्टिवेट कर सकता हूँ क्या? मतलब कि इसके अंदर जो लाइटनिंग की पावर है वो अभी तक की अवेक नहीं हुई है, मैं सिर्फ अजूर ड्रैगन टेक्निक का यूज कर पाता हूँ। जब उसको यूज करता हूँ तो लाइटनिंग की पावर नहीं आती, तो जब ये आसमान से लाइटनिंग आ रही है इसको मैं एब्सॉर्ब कर लूँ तो क्या मैं उस लाइटनिंग को एक्टिवेट कर पाऊंगा? तो यूयू कहना चाहती कि हाँ बिल्कुल ये तुम कर पाओगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी मौत से लड़ना पड़ेगा क्योंकि ये लाइटनिंग इतनी डेंजरस है कि वो एक पल के अंदर तुम्हें फाड़ कर रख देगी। अगर तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, तुम्हारे अंदर हिम्मत और ताकत है तो बिल्कुल तुम इस लाइटनिंग को एब्सॉर्ब कर सकते हो, जिससे तुम्हारी अजूर ड्रैगन टेक्निक परफेक्शन पे चली जाएगी। बस यही तो शेंगजियान को सुनना था। वो इतना सुनने के बाद अपने ड्रैगन स्पिरिट को समन करता है जो कि उसका अजूर ड्रैगन था। वो यहाँ पर अजूर ड्रैगन को समन करवा रहा था और उसको समन करने के बाद वो उसको भेज देता है सीधा का सीधा लाइटनिंग की तरफ, जहाँ लाइटनिंग और एक तरफ से अजूर ड्रैगन ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। अजूर ड्रैगन लाइटनिंग को एब्सॉर्ब करने में लगा हुआ था ताकि लाइटनिंग की पूरी पावर अजूर ड्रैगन के अंदर आ जाए, जिस वजह से ऐसा लग रहा था कि जब यहाँ पर ड्रैगन एक्टिवेट होगा तो वो किसी भी तरह से उस लाइटनिंग की पावर को एक्टिवेट कर पाएगा, जो कि बहुत ज्यादा कमाल का नजर आ रहा होता है। अगली बार एक्टिवेट करने के बाद अजूर ड्रैगन टेक्निक खाली ड्रैगन नहीं आएगा बल्कि ड्रैगन के साथ साथ वो लाइटनिंग की पावर भी उसके अंदर मर्ज होगी। लेकिन ये करना इतना इजी नहीं था। लाइटनिंग ऐसा अटैक देकर मारती है शेंगजियान को कि वो उड़कर दूर फेंका जाता है। उसकी हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन शेंगजियान रुकने वाला नहीं था। उसको पता था कि अगर यही तरीका है अजूर ड्रैगन टेक्निक को परफेक्शन पे ले जाने का तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ। अब चाहे मुझे कितना भी कुछ क्यों ना करना पड़ जाए मैं रुकूंगा नहीं। वो दोबारा से यहाँ पर उसी ड्रैगन को लेता है और लाइटनिंग के साथ फाइट करने लग गया था। एक तरफ उसका ड्रैगन और दूसरी तरफ आसमान से गिरने वाली लाइटनिंग। क्या ही कमाल का सीन होता है। अब वो अजूर ड्रैगन तो ऐसा भयंकर दिख रहा था जिसका कोई हिसाब ही नहीं होता है। शेंगजियान खुद जा चुका था लाइटनिंग से फाइट करने के लिए, जिस वजह से लाइटनिंग इतना उसके ऊपर अटैक करती कि उसका शरीर जगह जगह से फटने लग गया था, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं। यूयू दूर से सारा नजारा देख रही थी और उसको थोड़ा अच्छा भी महसूस हो रहा होता है कि शेंगजियान हिम्मत वाला लड़का है, वो हार मानने वालों में से नहीं है। चाहे कितने भी खतरे क्यों ना आ जाए वो यहाँ पर उन खतरों को झेल जाता है। शेंगजियान कितनी कोशिश करता है, वो बहुत बार कोशिश करता है अपने अजूर ड्रैगन टेक्निक को ठीक करने की, लेकिन हर बार लाइटनिंग उसका गेम बचा दिया करती। लाइटनिंग इतना बुरी तरीके से उसको मारती है कि हर बार शेंगजियान हिम्मत हारता, वापस से हिम्मत करता और दोबारा से लाइटनिंग के साथ जाकर लड़ना शुरू कर देता। अगर कोई दूसरा होता तो यहाँ पर कब का हार मान चुका होता, लेकिन मियाओ की वजह से शेंगजियान हार नहीं मानता कि जब मियाओ ने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग क्यों ना बनाऊं। मैं उठूंगा, मैं वापस से हिम्मत करूंगा और इस लाइटनिंग को एब्सॉर्ब करके ही रहूंगा। वो फिर से यहाँ पर हिम्मत करते हुए खड़ा होने लग गया था। यूयू कहती कि इतना जबरदस्ती खुद के ऊपर करने
की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम खुद पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए हो। ज्यादा जबरदस्ती करोगे तो तुम्हें नुकसान होगा। तो शेंगजियान कहने लग जाता है कि नहीं, मुझे अपने आप को जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, क्योंकि तियानहुआ ने जबरदस्ती जियान के साथ शादी का प्रस्ताव हर जगह वायरल कर दिया। सबको पता चल चुका है कि उन दोनों की शादी होने वाली है। अगर मुझे ये रोकना है तो मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना ही पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि तियानहुआ ये अकेले काम नहीं कर रहा, बाकी की जितनी भी फैमिली वगैरह मिलकर ना उसका साथ दे रहे हैं। ये सारे के सारे लोग मिलकर हमारे शेन फैमिली को बर्बाद करना चाहते हैं। अब जब दुश्मन ही इतने ज्यादा है तो मैं अपने आप को कमजोर कैसे रख सकता हूँ। तियानहुआ वापस से कोई ना कोई प्लानिंग कर रहा होगा ताकि हमारी शेन फैमिली को बर्बाद करने की कोशिश कर सके। मुझे उसको रोकना होगा। तो यूयू कहने जाती कि देखो, मैं मानती हूँ कि तुम्हारी कल्टीवेशन पावर इंक्रीज हुई है, तुम पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, लेकिन अगर ये वॉर जो बहुत सारी फैमिली के बीच है, जो सब तुम्हारे फैमिली के खिलाफ है, इसको हैंडल करना अभी तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम अगर अभी जाकर मामला बिगाड़ दोगे तो इससे तुम्हें भी नुकसान होगा, तुम्हारी फैमिली को भी नुकसान होगा। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा यहाँ पर ना इतना जल्दी कल्टीवेशन करने का मतलब खाली फैमिली को नहीं, बल्कि कुछ और काम भी है। तो क्या जिसके लिए तुम इतनी ज्यादा जबरदस्ती खुद पे प्रेशर डालकर कल्टीवेशन कर रहे हो? तो शेंगजियान कहने लग जाता है कि मुझे डर है ना कि जियान ठीक होगी कि या नहीं होगी। मैंने कल उसको लेटर भेजा था बात करने के लिए, कल से अभी तक कि उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मुझे तो डर है कि जियान के साथ कुछ हो ना क्या हो। तो यूयू कहने लग जाती है कि अगर किसी और को बचाने के लिए तुम खुद पे इतना ज्यादा प्रेशर डाल लोगे ना, तो तुम्हारी हालत ऐसी हो जाएगी कि तुम खाली बेड पे पड़े रह जाओगे, उठने की भी लायक नहीं बचोगे। और बेड पे पड़े पड़े तुम बस यहाँ पर फैमिली को हारते हुए देखना। इससे थोड़ा सब्र करो, आराम से स्टेप जो होता है ना उसको पार करो। लेकिन शेंगजियान कहता है कि मिस यूयू, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। मुझे पता है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं होगा, जितनी तकलीफें आएंगी मैं सबको झेलने के लिए तैयार हूं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो बस यहाँ पर यूयू इतना कहते हुए चली जाती कि ठीक है, जो कुर्बानी मियाओ ने तुम्हारे लिए दी है ना, उसको बर्बाद मत कर देना, क्योंकि मैं वो होते हुए नहीं देख पाऊंगी। अब तुम्हें जो सही लगता है, जो करना है तुम वो करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तो ये सुनने के बाद शेंगजियान जो था वो दोबारा से लाइटनिंग के पीछे पड़ जाता है, और इस बार भी लाइटनिंग उसका भरता बना कर रखी हुई थी। इतना मारती है उसको लाइटनिंग कि मानो यहाँ पर शेंगजियान अपनी हिम्मत हार जाएगा, लेकिन वो हिम्मत हारता नहीं, प्रैक्टिस करता जाता है। देखते ही देखते सुबह हो गई थी और अब लाइटनिंग भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। लेकिन शेंगजियान कहता है कि लाइटनिंग भी चली गई, लेकिन अभी तक कि मैंने अपने अजूर ड्रैगन टेक्निक की लाइटनिंग एट्रीब्यूट को एक्टिवेट नहीं कर पाया। आज के दिन तो ये काम नहीं हुआ, मैंने मेहनत बहुत ज्यादा की, लेकिन ये हो ही नहीं पाया। इसलिए अपने हाथ मुंह धोने के लिए पानी के अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे वो वहां पर आया था, उसको सामने दिखाई देती है यूयू, जो बिना कपड़ों के नहा रही थी। उसको देखकर तो शेंगजियान एकदम घबरा जाता है कि भाई साहब, लगता है गलत टाइम पे मैं आ गया। यूयू तो एकदम आराम से नहाती है, और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो शेंगजियान वहां पर खड़ा था, लेकिन फिर भी वो उसको कुछ नहीं कहती, ना उसको रोकती है। उसी की तरफ बढ़ने लगी थी, जबकि उसने अभी तक कुछ भी नहीं पहन के रखा था। शेंगजियान अपनी नजरें घुमाते हुए कहते कि मुझे माफ कर देना, मेरा ऐसा इरादा नहीं था यहाँ पर आने का, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर होगी, मैंने अपनी आंखें बंद कर लिया, आप जा सकती हैं। मैं बिल्कुल भी यहाँ पर इसलिए नहीं आया था ताकि मैं आपको नहाते हुए देख सकूं, इसलिए मुझे माफ कर देना, कुछ गलत मत सोचना आप। लेकिन यूयू कुछ भी नहीं सुनती और सीधा सीधा अभी भी शेंगजियान के करीब ही आ रही थी, और अपने कपड़े चेंज करने के बाद वो उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उससे कहना चाहती कि तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो कि तुमने कभी किसी लड़की को ऐसा नहाते हुए नहीं देखा। ज्यादा भोले बनने की कोशिश तो तुम बिल्कुल भी मत करना। तुम्हारी वो मंगेतर है ना जियान, कभी उसको नहाते हुए नहीं देखा है क्या? यहाँ पर तुम नाटक कर रहे हो। तो शेंगजियान कहता है कि नहीं, आप गलत समझ रही है। मानता हूँ कि मेरी और जियान की एंगेजमेंट हो चुकी है, लेकिन मैंने उसके साथ कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की, ना उसको नहाते हुए देखा, ना कभी कुछ और उसके साथ किया। हम दोनों अभी भी बिल्कुल प्योर है और हमने कुछ भी गलत हरकत नहीं की है। तो यूयू कहने लग जाती कि तुम मॉडल इंसान लोग ना बहुत ज्यादा बोरिंग हो, तुम कैसे अपने आप को कह सकते हो कि तुम इतना ज्यादा प्योर हो? बड़ा बोरिंग लगा मुझे तुम्हारे मुंह से ये बात सुनकर। तो शेंगजियान कहता है कि आपके कहने का क्या मतलब है कि इमॉर्टल लोग जो होते हैं वो ज्यादातर इसी तरह की हरकत करते हैं क्या? मुझे समझ में नहीं आया कि आप यहाँ पर कहना क्या चाह रही थी। लेकिन यूयू कुछ बता पाती इससे पहले वो कहने लग जाती कि लगता है तुमसे मिलने के लिए कोई मेहमान वगैरह है, जरा चारों तरफ अपनी नजरें घुमा के तो देखो। तो जैसे ही शेंगजियान आसपास देखता है, वहां पर इतने सारे लोग आ चुके थे जो चारों तरफ से उसको घेरने की कोशिश करते हैं। जंगल में बहुत सारे लोग आए थे, जिसको हो सकता है कि तियानहाओ ने ही भेजा होगा। लेकिन जैसे वो लोग वहां पर आए थे, वो तो कहना चाहते कि अबे अभी तो शेंगजियान यहीं पे खड़ा था ना, कहाँ गायब हो गया वो? ढूंढ, तो उसको उधर जाके ढूंढ, वो यहीं कहीं होगा। तो शेंगजियान तभी वहां पर बीच में आता है और कहने लग जाते कि क्या वो दोस्तों, मुझे ही ढूंढ रहे थे क्या? मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, उधर उधर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये देखते साथ ही जितने भी वो बंदे थे सभी शेंगजियान के पास आते हैं और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन शेंगजियान तो आराम से सभी की वाट लगाया जा रहा था। एक बंदे को तो एक थप्पड़ के अंदर जान से मार डालता है। जितने भी लोग उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, कोई भी उसके करीब नहीं आ पा रहा था। शेंगजियान के पास अब पावर तो आई चुकी थी अजूर ड्रैगन टेक्निक की, तो वो उसी की पावर का यूज करते हुए जितने भी बंदे आते सभी की वाट लगाया जा रहा होता है। वो उनको खूब मारता है, कोई भी बंदा उसके ऊपर एक भी अटैक नहीं कर पाता। आराम से शेंगजियान को प्रैक्टिस करने के लिए ये पंचिंग बैग मिल चुके थे, तो वो उन्हीं को मार मार कर उन पर प्रैक्टिस कर रहा था। वो लोग कहते हैं कि हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, देखते हैं कि तू कितना अपने आप को बचा पाता है। लेकिन कोई भी उसका एक बाल तक बाका नहीं कर पाता। एक बंदा जैसे स्वॉर्ड से अटैक करता है, उसके लोहे की स्वॉर्ड शेंगजियान को टच करते साथ ही गायब हो चुकी थी। मानो कि शेंगजियान का शरीर जो है वो लोहे से भी ज्यादा मजबूत हो गया, जो उसके सामने लोहा भी नहीं टिक पाया। बंदा पागल की भाई ये मैंने क्या देख लिया अपनी आंखों से। शेंगजियान उन लोगों से कहने लग जाता है कि मुझे इज्जत से बताओ कि किसने तुम लोगों को यहाँ पर भेजा है, वरना ऐसा बुरा हाल करूंगा ना कि पल पल मौत को तरसोगे। तभी वहां
वहाँ पर तियानुआ आ जाता है और कहने लग जाता है कि इनसे क्या पूछ रहे हो, मैं खुद तुम्हारे सामने आकर खड़ा हूं ना, मैं ही तो आया हूँ और ये मेरे ही बंदे हैं। कुछ दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हुई, इन दिनों के अंदर तुमने खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया, कंपटीशन जीता, बैटल जीता, पावर बढ़ाई, क्या कमाल कर दिया तुमने। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुमने अपने को स्ट्रॉन्ग बना लिया है तो तुम मुझे हरा पाओगे। और भी उसने 20-25 लोगों को बुला लिया था जो सब यहाँ पर शेंगजियान को आकर घेर लेते हैं। अब तो यहाँ पर ये तियानहाओ सभी मिलकर शेंगजियान को जाने नहीं देने वाले। तियानहाओ कहने लग जाता है कि मुझे पता ही था तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके, तभी तो तुमने एल्डर को इतनी आसानी से हराया। तुम्हें हराना पहले जितना आसान नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता। तियानुआ तो अपने ही साथी को जान से मार डालता है जो लोग शेंगजियान को मार नहीं पाए थे। तो शेंगजियान कहने लग जाते हैं कि वाह, आपके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर ना कितना अच्छा सुकून मिल रहा है मेरे को, ऐसी तारीफ करते रहिए ना, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। आपकी स्किल जो है ना वो बहुत कमाल की है, जिस तरह से आप अपने ही बंदों को मारते हैं तो अच्छा लगता है ये भी देखकर। तो शेंगजियान कहना चाहते हैं कि अरे तुम भी ना यार, तुम इसको मेरी फैमिली के बंदे कह रहे हो, ये सब मेरे गुलाम है, कुत्तों से अच्छा ट्रीट नहीं करता मैं इन लोगों को, और इनकी जान भी मेरे बाएं हाथ का खेल है, जब चाहे इनको मार देता, जिस तरह से मैं तुम्हें मारने के लिए आया हुआ। इन लोगों तो छोड़ो, जियानजियान जो है ना वो भी मेरी इसी तरह की गुलाम है। वैसे हाँ, तुम्हें बताना तो भूल गया, मेरे और जियानजियान के जो है ना वो अच्छे दिन आने वाले हैं, बहुत खुश रहेगी वो। तुम्हें यही खबर बताने के लिए मैं यहाँ पर आया था, ताकि जियानजियान की खुशी के अंदर तुम्हारी भी तो खुशी शामिल है ना, इसलिए तुम भी खुश हो जाओगे। शेंगजियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो उसे कहता है कि अब घड़िया आदमी कहीं के, बता जियानजियान को तूने क्या किया, कहाँ छुपा कर रखा है उसको कुछ हुआ ना तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। तो तियानुआ कहना चाहता है कि अरे मजनू आराम से, तुझे अभी तक पता नहीं क्या जियानजियान के साथ क्या हुआ। उसके फादर ने तो मुझे उसको सौंप दिया है, आज से जियानजियान मेरे पास है, मैं जैसे चाहूँ उसको रख सकता हूँ, क्योंकि इसमें उसके फादर की भी परमिशन थी। अब जियानजियान ना मेरी मुट्ठी में आ चुकी है, जिस तरह से मैं चाहूँ ना मैं उस तरह से चला सकता हूँ, अब उसके ऊपर किसी और का हक नहीं है सिवाय मेरे। शेंगजियान कहता है कि अपना मुंह बंद रख, मैं मान ही नहीं सकता कि जियानजियान जो है वो इस चीज के लिए तैयार होगी, तू खाली कहानियां बना रहा है। तो तियानुआ कहना चाहता है कि तुझे क्या लगता है कि उसके हाँ या ना कहने से मुझे फर्क पड़ेगा, ये उसके ऊपर नहीं है कि वो हाँ कहे या ना कहे, ये मेरे ऊपर है कि मैं चाहता क्या हूँ वही होगा। मजनू मेरी जान, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसको कुछ नहीं होगा, तेरे से भी अच्छे से उसको रखूंगा। वैसे बाकी लड़कियों से मैं जल्दी बोर हो जाता हूँ, लेकिन उसको बड़े प्यार से रखूंगा, उसके साथ जल्दी बोर नहीं होऊंगा, जितना चाहिए उतना मजे करूंगा उसके साथ। शेंगजियान गुस्से से लाल हो चुका था, वो सीधा चले जाता है तियानुआ के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन अटैक करने से पहले वो अपने आप को रोक लेता है। वो कहने लग जाता है कि देख, अगर तूने किसी भी तरह से उसके एक बाल तक को छूने की कोशिश की ना, तो तेरा वो हाल करूंगा जो तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इज्जत से उसको मेरे हवाले कर दे, वरना तो मौत को भी तरसेगा। तू कोसेगा खुद को कि आखिर तू इस दुनिया में पैदा ही क्यों हुआ। तो तियानुआ कहने जाते यार तू फिल्म में ना बड़ा देखता है, बहुत अच्छा डायलॉग मार रहा है, लेकिन ये फिल्म नहीं है, तेरे डायलॉग का यहाँ पर मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। एक काम करते हैं, यहीं पे नतीजा निकाल लेते हैं ना, एक डुअल बैटल हो जाए, सिर्फ तेरा और मेरा, और इस बैटल के दाव पर लगी होगी जियानजियान। तू जीता, जियानजियान को तू रख लेना, मैं जीता तो वैसे तो वो मेरे पास है ही। शेंगजियान कहना चाहता है कि तुझे क्या लगता है कि जुए में जीतने हारने वाली कोई चीज है क्या जियानजियान? तेरी हिम्मत कैसी हुई उसको दाव पर लगाने की? तेरे पास कोई हक नहीं कि तू उसके ऊपर दाव लगाए, उसके साथ कुछ भी करे, क्योंकि वो मेरी मंग की तरह है। लेकिन अगर तुझे खुद पर इतना ही घमंड है ना कि तू मुझे हरा पाएगा, ठीक है, मैं तुझसे बैटल लगाने के लिए तैयार हूँ, और अगर मैं यहाँ पर ये बैटल जीता तो जिंदगी में तूने कभी भी जियानजियान के ऊपर आंख उठाकर देखी ना, तेरी आंखें नोच लूंगा। मानता है क्या इस शर्त को? तो तियानुआ कहना चाहते कि ठीक है, तेरे को ना प्रैक्टिस करने के लिए मैं 3 दिन का टाइम देता हूँ, 3 दिन के बाद मैं आऊंगा तुझसे फाइट करने के लिए। फाइट तो करने नहीं आऊंगा, 3 दिन का तेरे बस टाइम है, 3 दिन के बाद सोच लेना कि किस तरह से तू मेरे सामने झुककर माफी मांगने वाला है, क्योंकि 3 दिन बाद भी रिजल्ट यही होगा कि तू मेरे सामने गिड़गिड़ाता रहेगा। पूरे हमारा जो सिटी है ना, सबकी पब्लिक वहां पर मौजूद होगी, सब तेरी इज्जत का तमाशा निकलता हुआ देखेंगे। तैयार है ना बेटा उसके लिए? तो हम यहाँ पर जियानजियान को देखते हैं जो अपने फादर से कहना चाहते हैं कि फादर, आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि शेंगजियान जो है वो तियानुआ के साथ फाइट करने लग गया है ताकि वो मुझे हासिल कर सके। आपको ये फाइट रोकनी होगी। मुझे पता है कि तियानुआ जो है वो पूरी तरह से तैयारी कर चुका है शेंगजियान को मारने की, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से शेंगजियान को कुछ हो जाए। तो उसका फादर कहना चाहते हैं कि बेटी मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर सकता। वो जो तियानुआ है ना, उसकी याओ फैमिली बहुत ज्यादा खतरनाक है। उन लोगों ने पहले प्लान बना कर रखा है कि शेंग फैमिली को पूरी तरह से निचोड़ जाएंगे। अगर इसके बीच में हमने भी उनके खिलाफ जाने की कोशिश की ना, तो वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे, हमारी भी जान ले सकते हैं। हमारी फैमिली को बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। जियानजियान बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। वो कहने लग जाती कि उस तियानुआ के नजरों में तो जितनी भी सिटी के अंदर फैमिली है ना, सब उसकी दुश्मन है, सबको वो निचोड़ना चाहता है। तो क्या वो ऐसी आसानी से इस पूरी की पूरी सिटी का राजा बन के रहेगा? इतना घटिया सपना देख रहा ना, उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। मैं उसको रोक कर रहूंगी। वो वहां से जाने लग जाती है, लेकिन सिपाही वगैरह जियानजियान को रोक देते कि नहीं, आप नहीं जा सकती, आपको रुकना होगा। लेकिन जियानजियान रुकने वाली नहीं थी, वो सीधा वहां से
जाने लग जाती है, पर फिर भी सिपाही उसको जाने नहीं दे रहे थे। वो लोग कहना चाहते कि देखिए मिस, हमें माफ कर देना, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें आपको रोकना होगा। अगर आप सही से नहीं सुनती तो आपके ऊपर जबरदस्ती करनी होगी। लेकिन जियान रुकने वाली नहीं थी। वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करती है और मल्टीपल स्वॉर्ड को समन करते हुए सभी सिपाहियों के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुकी थी कि तुम मुझसे जबरदस्ती करोगे, साइड हो जाओ यहाँ से, मैं तुम लोगों को भगा कर यहाँ से जाकर ही रहूंगी, देखती हूँ कि मुझे कौन ही रोक पाता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो आसानी के साथ जियान के अटैक को रोक चुकी थी। वो उससे कहना चाहती कि अरे वाह, इतनी कम उम्र में भी तुमने वेपन मैनिपुलेशन टेक्निक को इतनी आसानी से सीख लिया, तभी तुम यहाँ पर फूल के पतों से भी तुम उसको स्वॉर्ड में कन्वर्ट करके अटैक कर सकती हो। मानना पड़ेगा, कमाल की टेक्निक है ये तुम्हारी। यही वो एम्प्रेस थी हेवनली एम्पायर की, जिसके बारे में तियान हुआ जो था वो थोड़े टाइम पहले बात कर रहा था। जियान को पता तो नहीं चलता कि एम्प्रेस कौन है, लेकिन वो एम्प्रेस थी तो इसलिए उसके सामने ग्रेड करने लगती है कि माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं कि आप कौन है। लेकिन ये एम्प्रेस थी कौन, उसका यहाँ पर आने का क्या मतलब है? क्या ये तियान हुआ के साथ मिली हुई है जो कि जियान के साथ कुछ गड़बड़ी करेगी? ये सब तो अभी हमें नहीं बताया जाता। ये सारी चीजें पता चलने वाली है हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।